Hello everyone. I know that you are bored to read this magazine because this is a bulky and full of some irrelevant information. So I am here to simplify this magazine. Hello and welcome to this YouTube channel Simplify UPSC. ओके तो देखो इस मंथली मैगजीन के दो इशू हैं. द फर्स्ट इशू दैट monthly magazine has two issue. The first issue, it is bulky. Okay, bulky is good but it has some irrelevant information. Okay, irrelevant information. And the what is second issue? Second issue कि ये मंथली मैगजीन में ना सेग्रीगेशन नहीं है इन्फॉर्मेशन का. सेग्रीगेशन इन द फॉर्म ऑफ कि समथिंग व्हाट इज़ रिलीवेंट फॉर प्रीलिम्स एंड व्हाट इज़ रिलीवेंट फॉर मेंस. तो जो बिगिनर हैं या जो अच्छी प्रिपरेशन वाले भी हैं, दे ऑल्सो फेस टू डिफिकल्टी दिस सेग्रीगेशन एंड ऑल्सो टेक्स देयर टाइम. तो आई एम हियर टू सिंप्लीफाई दिस एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आई विल सेग्रीगेट इन्फॉर्मेशन फॉर यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, एंड ऑल्सो आई विल delete some irrelevant information. So how I will do this? I will do this through the PYQ and through the syllabus. Okay, so see, this is the magazine. Okay, a boring thing, we don't want to study this. तो इसका solution देखो आप. The solution is ये it is in interesting way. I have put it information what is important for mains and what is important for pre in the segregated way. So what is my pedagogy during this lecture? So see here, यूपीएससी में थ्री स्टेज का एग्जाम है, द प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. प्रीलिम्स में क्या पूछता है, पीवाईक्यू देख के हमें पता चलता है कि कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट पूछता है. तो इस मैगजीन से हमें क्या लेनी है, कॉन्सेप्ट लेनी है और सम फैक्ट लेनी है प्रीलिम्स के लिए. ओके, सो वी विल बी डन. मेंस को हम पढ़ेंगे एज पर दिस सिलेबस, क्योंकि मेंस का सिलेबस काफ़ी डिटेल सिलेबस है. ओके, तो देखो मेंस के लिए हम कैसे पढ़ेंगे. मेंस के लिए हम इससे लेंगे कुछ कीवर्ड और कुछ इंटरेस्टिंग लाइंस इसमें होगी और अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कंटेम्प्रेरी इश्यू पे जो भी इसमें कवर किए जाएंगे. ओके, मेंस होता कैसे, 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स का हमें आंसर लिखना पड़ता है. तो हमें क्या लिखना है वहाँ एक्चुअल एग्जाम में, हम कितना भी पढ़ ले, वट वी हैव टू प्रोड्यूस इन एक्चुअल एग्जाम, दैट इंट्रो इट इज़ सफाइस इन 50 वर्ड्स. देन बॉडी लिखनी है हमें, देन कंक्लूजन लिखा है वट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग, और सम कीवर्ड ड्रॉप करने हैं आंसर में यहीं. ओके, और प्री में हमें कुछ फैक्ट पढ़ने, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने. हम मेंस का टॉपिक एज पर द सिलेबस ही पढ़ेंगे. सो कम टू द फर्स्ट आर्टिकल. दिस इज कोलिशन गवर्नमेंट. ओके, बिफोर दिस कम हियर, आई वॉन्ट योर 100% फोकस हियर राइट नाउ. ओके, सी, our country India is a democratic country and particular is a parliamentary democracy. What democracy means? Democracy means majority party will rule the country. Okay, जिसके पास majority होगी वो रूल करेगा. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देयर इज़ अ 2 हाउस, लोकसभा एंड द राज्यसभा. लोकसभा में क्या है, हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं पीपल को. ओके, डायरेक्ट इलेक्शन, और राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन. तो देखो गवर्नमेंट बनती कहाँ है, लोकसभा में, प्राइम मिनिस्टर वाली. ओके, लोकसभा में. सो लोकसभा में गवर्नमेंट बनाने के लिए हमें 50% प्लस 1 मेजोरिटी चाहिए. राइट नाउ देयर इज 543 सीट, तो हमें चाहिए 272 प्लस 1 सीट. ओके, दिस इज डन. इतना आप समझ चुके हैं. अब इस यहाँ एक सिनेरियो देखो, ए बी सी 3 पार्टीज हैं एंड नो वन हैव द मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन दिस हाउस. तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज कोलिशन गवर्नमेंट. ए या तो बी से मिल जाए या बी सी से मिल जाए या ए बी सी तीनों मिल जाए और गवर्नमेंट बना ले हाउस में. ओके, कोलिशन गवर्नमेंट. समझे कि कैसे बनती है. अब कोलिशन गवर्नमेंट ये नहीं कि बस सरकार बनाने के लिए, ये 2 टाइप से बन सकती है, प्री इलेक्शन अलायंस एंड पोस्ट इलेक्शन अलायंस. प्री इलेक्शन के लिए एग्जाम्पल देखो, इंडिया अलायंस. ओके, इंडिया अलायंस अगेंस्ट द बीजेपी ड्यूरिंग 2024 इलेक्शन. ओके, एंड पोस्ट इलेक्शन जब किसी के पास मेजोरिटी नहीं आई 2024 के इलेक्शन में, तो बीजेपी ने अलायंस बनाई नीतीश कुमार विद द चंद्रबाबू नायडू एंड फॉर्म द गवर्नमेंट इन द लोकसभा. ओके, इतना आप समझ चुके हैं क्यों होगी ये, क्यों कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है, क्यों इतनी पार्टीज हैं, बिकॉज वी हैव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो है ही. सेकेंड थिंग, वी आर अ डाइवर्स कंट्री. इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. डाइवर्स कंट्री में क्या होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है, पॉलिटिकल पार्टी ऐसे बनती है कि दे थिंक दे हैव डिफरेंट आइडियोलॉजी. अब अगर आज मैं सोचूं कि आई हैव टू मेक अ पॉलिटिकल पार्टी, तो कौन सी बेसिस बना होगा, बिकॉज आई थिंक समथिंग डिफरेंट, मेरी कुछ आइडियोलॉजी अलग है, तो मैं उसके बेस पे एक पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा. ओके, और इस आइडियोलॉजी को मानने वाले मेरे को वोट करेंगे. ऐसे इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, इट मीन्स हियर इज़ अ
डाइवर्स आइडियोलॉजीज, डाइवर्स रीजन रिफ्लेक्ट डाइवर्स आइडियोलॉजी। तो ये अलग अलग पार्टीज़ बनाएंगे, अलग अलग पार्टीज़ बनाएंगे तो अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोग कोई ए को वोट करेगा, कोई बी को, कोई सी को। तो कोलिशन गवर्नमेंट बननी तय है बिकॉज मल्टी पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री। समझा आप इतना? अगर आप इतना समझ चुके हैं तो कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये इस अगर कोलिशन गवर्नमेंट बन गई तो इसकी सबसे बड़ी एडवांसमेंट क्या है? एडवांसमेंट ये है कि मेनी पार्टी अगर वहाँ है तो ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन होगी। समझे? ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन अगर वहाँ है तो जो रीजनल इशू हैं वो वहाँ उठाए जाएंगे। रीजनल इशू अगर पार्लियामेंट में डिस्कस की जाए कि तो सोचो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंक्रीज़ होगा, बार्गेनिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टेट इंक्रीज़ होगी। ओके, अगर और चैलेंजेस क्या होगा? ये तो चलो बढ़िया बात है कि ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन ये मेन इसका वो है क्या, अच्छी चीज़। देन चैलेंज में क्या होगा? चैलेंज में देखो दिस देयर इज़ अ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वाई? ए बी सी तीनों मिलके पार्टी बना रहे हैं, कल को बी बोले कि आई एम नॉट विद यू फ्रॉम द टुडे, तो गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी? बिकॉज दे विल लूज द मेजोरिटी इन द हाउस, तो गवर्नमेंट रहेगी कैसे? इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, नाउ कम टू द आर्टिकल। ओके, सी पहले हम मेंस के लिए देंगे। मेंस के लिए अगर ये मेंस में आए तो पहले हमें डेफिनेशन देनी पड़ेगी। वी नो दैट टू एंड मोर पार्टी कम टुगेदर एंड टू फॉर्म इलेक्शन, दिस कैन बी डन विद द प्री इलेक्शन एंड पोस्ट इलेक्शन। ये लिख डालो या तो कॉन्टेक्स्ट लिख डालो। ओके, देन बॉडी में सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका? वही ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन देगा, चेक एंड बैलेंस पुट करेगा। ए बी है, बी ए पे चेक एंड बैलेंस करेगा, ए बी पे क्या करेगा? हेस्ट डिसीजन को प्रिवेंट करेगा। ओके, कंसेंसस बिल्डिंग ये तो टफ हो जाएगी। रोल ऑफ लोकसभा इंक्रीज, मल्टी पार्टी हैं तो डिबेट क्या होगी लोकसभा में? ज़्यादा होगी क्योंकि वेरियस आइडियोलॉजीज सिटिंग इन द सेम हाउस। देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ेगा, मैं बता चुका हूँ कैसे। देन चैलेंजेस क्या है? वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, पॉलिसी पैरालिसिस होगा क्योंकि मेनी पार्टी है और पॉलिसी बनाने के लिए एक मेजोरिटी से पास होना जरूरी है। बाई टोटल मेजोरिटी से जो भी बिल पास होगा वही पॉलिसी बन पाएगी। तो अगर डिफरेंट आइडियोलॉजी डिफरेंट पार्टी है तो पॉलिसी पैरालिसिस आएगा कि बिल पास होगा ही नहीं, माइपिक डिसीजन मेकिंग होगी। इट मीन्स कि वही डिसीजन अप्रूव किए जाएंगे, लिए जाएंगे जो कि हमारे वो रीजनल अलायंस को खुश कर पाएँ। देन कॉम्प्रोमाइज विद आइडियोलॉजी, मैंने बोला था ना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पॉलिटिकल पार्टी तभी बनती है जब वो डिफरेंट आइडियोलॉजी हो। यहाँ ए और बी मिल जा रहे हैं, इट मीन्स दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग देयर आइडियोलॉजी, रीजनलिज्म विल इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल सी दिस ईयर बजट आंध्र प्रदेश एंड बिहार गॉट मोर फंड देन अदर स्टेट, सो तो अदर रीजन उनमें क्या फीलिंग आएगी कि वाई वी सपोर्टेड दिस पार्टी एंड रीजनलिज्म की भावना इंक्रीज होगी, उन्हें ज़्यादा मिला हमें कम मिला। ओके, यहीं से रीजनलिज्म इमर्ज होता है। वे फॉर्म में क्या लिखेंगे? अगर ये चैलेंज है स्मार्ट वर्क करना से, अगर ये चैलेंज है तो हमें इसका ही सॉल्यूशन लिख के वे फॉर्मल लिखना है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो हम कहेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाइक कैसे? कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इसमें होता क्या कि जब भी नो कॉन्फिडेंस हाउस में पास होना तो वहाँ अल्टरनेट गवर्नमेंट रेडी होनी चाहिए, अल्टरनेट गवर्नमेंट रेडी होनी चाहिए ताकि जो पॉलिटिकल वैक्यूम ना आए कंट्री में। ओके, देन अगर पॉलिसी पैरालिसिस है तो हम कहेंगे ट्रांसपेरेंसी से काम किया जाए, पॉलिसी वो क्विक इम्प्लीमेंट किए जाए। माइपिक डिसीजन मेकिंग है तो हम कहेंगे कि शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रोल गेन के लिए डिसीजन न लिए जाए बल्कि लॉन्ग टर्म नेशनल गेन के लिए इंटरेस्ट वो लिए जाएँ, डिसीजन लिए जाएँ। ये हमने सीख लिया, वे फॉरवर्ड हमने देख लिया। कंक्लूजन में हम क्या रहेंगे? कुछ बड़े सी लाइन लिखेंगे। क्या करेगा? कोलिशन गवर्नमेंट फोस्टर डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन, ओके, एंड कंसेंसस बट ऑफन स्ट्रगल विद स्टेबिलिटी एंड डिसीजन एंड यू हैव डन विद योर आंसर। अब आओ कुछ प्रीलिम्स की इन्फॉर्मेशन होगी। सो देखो द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट वॉज कब बनी हमारी कंट्री में? 1977 में। क्या नाम था उसका? जनता गवर्नमेंट, याद रखना। 99 to 2004 इसमें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बिकम द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट हु कंप्लीटेड इट्स टेन्योर। मतलब ये वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है ना, तो ये वो गवर्नमेंट थी कोलिशन गवर्नमेंट जिसने फर्स्ट टाइम इंडिया में अपना टेन्योर पूरा किया 5 ईयर्स का। ओके, अब टाइम लाइन ये मैगजीन में नहीं था, आई हैव एडेड दिस टू यू फॉर टू अंडरस्टैंड। देखो हुआ क्या कि 1950 में 1947 वी गोट इंडिपेंडेंस, तो 1950 से 1969 तक वन पार्टी रूल था, कांग्रेस रूलिंग कंट्री। 1969 के बाद रीजनल पार्टी इमर्ज हुई, स्टेट में कांग्रेस आ रही, इसका मतलब डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस हुआ 1969 से 77 में वही पहली कोलिशन गवर्नमेंट बनी, जनता गवर्नमेंट। 77 से 2014 कोलिशन गवर्नमेंट एरा आया। देन 2040 में बीजेपी का इमरजेंस हुआ एज अ वन पार्टी। ओके, 2014, 2019, 2024 में फिर क्या हुआ? कोलिशन गवर्नमेंट फिर से इमर्ज हुई। दिस इज द साइकिल फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टिल नाउ। अब यहाँ हमने कुछ की टर्म देखे, की टर्म जो हमें मेंस में लिखना है। कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एज अ वे फॉरवर्ड,
कोलिशन इम्पैक्ट असेसमेंट, जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है वैसे कोलिशन इम्पैक्ट असेसमेंट ये लिखना है। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। देखो क्या पढ़ा हमने, कोलिशन गवर्नमेंट प्री इलेक्शन अलायंस होती है, पोस्ट इलेक्शन अलायंस भी बन सकती है, समझ गए हम। पहली कौन सी थी, 1977 में बनी थी, 1999 से 2004 तक पहला था जिसने अपना टेन्योर पूरा किया था, इतना भी हम समझ चुके। देन इसमें क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन बढ़िया होगी, हिस्ट्रीजन प्रिवेंट किए जाएंगे, और जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस क्या होगा, इंस्टेबिलिटी आएगी, मायोपिक डिसीजन मेकिंग आएगी, पॉलिसी पैरालिसिस आएगा, रीजनलिज्म बढ़ेगा। ये देखना वही फॉर्मूला हमने कोई बड़े से लाइन लिखी थी, वी आर डन विथ दिस आर्टिकल कोलिशन गवर्नमेंट। अब ओरिजिनल मैगजीन में एक बार आते हैं। देखो ये मैगजीन है, ये दे रखा है ना कोलिशन गवर्नमेंट, वी आर डन दिस, वी रेड दिस, ये मैंने ऐड किया था, वी ऑल रीड दिस विद अंडरस्टैंडिंग एंड दिस सो वी हैव डन, सो वी आर डन विद मैगजीन विद अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। यहाँ हमने मेंस पढ़ा, यहाँ हमने प्री पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं ऑन द सेकेंड आर्टिकल। देखो सेकेंड आर्टिकल बात कर रहा है डिमांड फॉर न्यू स्टेट की। अब एक बात, इसको देखने से पहले थोड़ा यहाँ अपना फोकस लाओ। अभी डिमांड फॉर न्यू स्टेट, कोई अलग क्यों होना चाहेगा, वाई? वो सोचेगा कि बिकॉज वो अलग इसलिए होना चाहेगा, वो सोचेगा कि जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है ना, ये मेरे इंडिविजुअल इंटरेस्ट से अलग है। अब वो कुछ भी हो सकता है। अब ये क्यों होगा, क्योंकि वो सोचेगा कि डाइवर्सिटी है, तो हमारी कंट्री में भी सेम है, वी आर डाइवर्स इन द फॉर्म ऑफ कल्चर, इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, इन द फॉर्म ऑफ एथनिसिटी। तो इस वजह से लोग जो स्टेट हैं वो क्या होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। और एक और मेजर रीज़न है द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। इतना आप समझ चुके हैं, ओके। अब इसका थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखते हैं। आर्टिकल 1 to 5 डील विथ यूनियन एंड स्टेट, डन। कहाँ है ये, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। अब देखो आर्टिकल 2 and 3 डील करता है न्यू स्टेट के फॉर्मेशन से। आर्टिकल 2 बोलता है कि कोई हमने टेरिटरी, आज सोचो में हमने चाइना को हड़प लिया, अब उससे कोई स्टेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम, अंडर द आर्टिकल 2। बट अगर मैंने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग करना था तो मैंने किससे किया, अंडर द आर्टिकल 3। व्हाट मीन्स, अगर एग्जिस्टिंग स्टेट का बाउंड्री अल्टरेशन करनी है या न्यू स्टेट बनाना है तो कहाँ से होगा, अंडर द आर्टिकल 3। और अगर न्यू स्टेट है जो स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो कहाँ से होगा, आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 4 क्या बोलता है, आर्टिकल 4 बोलता है कि जो भी ये 2 और 3 से हमने काम किया ना, ये अंडर द आर्टिकल 368 नहीं है, ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है। इतना आप समझ चुके हैं। इफ़ दिस इज डन सो वी आर रेडी टू गो। इसके बाद ये तो ठीक है, अब किसके पास पावर है ये स्टेट को अलग करने की, अल्ट्रेशन बाउंड्री करने की, तो पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट कैन अल्टर एंड मेक न्यू स्टेट विद द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। ये आपको याद रखना है। इतना पढ़ चुके हैं हम, अब हम जाते हैं यहाँ जहाँ हमारा कंटेंट। आओ, डिमांड फॉर न्यू स्टेट, इंट्रो में आएगा, क्या लिखेंगे हम, वही लिखेंगे अंडर द पार्ट 1 अंडर द आर्टिकल 1 to 4 डील विद द यूनियन स्टेट, या वाइड न्यूज़ लिखते दें। फैक्टर ड्राइविंग डिमांड फॉर न्यू स्टेट, क्या क्या फैक्टर हैं, पहले तो डाइवर्स कंट्री है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। भाई साहब आंध्र प्रदेश वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास, राइट नाउ दिस इज तमिलनाडु। क्यों हुआ था, बिकॉज दे थिंक दैट वी आर अ तेलुगु पीपल, वी वॉन्ट सेपरेट स्टेट। लिंग्विस्टिक बेसिस पे, कल्चरल बेसिस पे विदर्भ अलग होना चाहते हैं महाराष्ट्र से, एथनिक बेसिस पे भाई नागालैंड असम में वहाँ सारे अलग होना चाहते हैं, दे थिंक दे हैव डिफरेंट एथनिसिटी। याद रखना है, सम रीजनल डिस्पैरिटी। महाराष्ट्र का ये वाला रीजन ज़्यादा डेवलप्ड है, ये वाला रीजन कम डेवलप्ड है, ये वाला रीजन कहता है कि हमें भाई अलग करो, वी वांट डिफरेंट, तो रीजनल डिस्पैरिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ बिकॉज उत्तराखंड में जब भी डिजास्टर आपदा आती थी ना तो उत्तर प्रदेश वाले पहुँच ही नहीं पाते थे, तब तक आपदा खत्म हो जाती थी। तो दे थिंक कि वी नीड न्यू स्टेट एंड उत्तराखंड इमर्ज एज ए न्यू स्टेट सेपरेटेड फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। याद रखना ये तीनों क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी है, रीजनल डिस्पैरिटी है और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखते हैं हम, ये अंडर पार्ट 1 है, इवोल्यूशन कैसे हुआ इसका।
अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। मेन इशू था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस। ओके, क्योंकि जब एक बात नोटिस करो कि जब हम आज़ाद हुए थे इंडिपेंडेंस का टाइम पे, वहाँ पे हमारे पास अप्रॉक्स 500 प्लस या 550 ऐसे कुछ तो प्रिंसली स्टेट थे, तो हमें इन्हें इंटीग्रेट करके स्टेट बनाने थे, और कुछ प्रोविंसेस भी थे जो अंडर ब्रिटिश रूल थे। तो उसके बाद कहा कि कंट्री को कैसे गवर्न किया जाए, रूल कैसे बना दिया जाए। तो एसके कमेटी बनी 1948 में। इसने कहा कि ना भाई लिंग्विस्टिक बेसिस तो नहीं हो सकता। देन जेवीपी कमेटी बनी 1948 में। इसने भी कहा कि नो लिंग्विस्टिक बेसिस नॉट द रीजन दैट यू कैन मेक न्यू स्टेट। देन इसके बीच में एक घटना होती है, आई इवेंट टेकन प्लेस, एंड जो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश में एक फ्रीडम फाइटर थे पोट्टी श्रीरामुलु, उनकी डेथ हो जाती है जेल में। तो आंध्र प्रदेश सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ओके, फ्रॉम द तमिलनाडु। 1953 में देन अगेन एक कमेटी बनती है, फजल अली कमीशन। ये कहता है कि यस लैंग्वेज बेसिस पे कर सकते हैं, बट केवल लैंग्वेज ही बेसिस पे नहीं कर सकते। देयर आर मेनी थिंग यू हैव टू टेक एन अकाउंट फाइल सेपरेटिंग वन स्टेट फ्रॉम द अदर। समझ आए इतना? ओके। देन इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? सम इम्पैक्ट विल बी पॉजिटिव, सम इम्पैक्ट विल बी नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होगा? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटेजी आएगी। एग्जाम्पल के लिए जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, उसका जो पैडी प्रोडक्शन है ना वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि उन्होंने वाटर का जो यूज है ना वो एफिशिएंटली किया। देन इनोवेशन आएगी। सिक्किम छोटा स्टेट होने के बावजूद ऑर्गेनिक स्टेट बन गया, एंड सेट द एग्जाम्पल। बेटर डेवलपमेंट होगा। जो उत्तराखंड के पीपल उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे, वी हैव सीन कि वहाँ जो है ना मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 17 जो परसेंट था तो 2015-16 में वो 9% आ गया 2019-21 में। ओके, दिस यू हैव टू कोड व्हाइल राइटिंग दिस आंसर। सम नेगेटिव क्या होंगे? एक तो इकोनॉमिक स्ट्रेन आ जाएगा, भाई पूरा ही नया स्टेट बनाना है तो एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में नई चाहिए तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। ओके, रिसोर्स अलोकेशन, अब किसी के पास कुछ नदियाँ होंगी, किसी के पास कुछ खदानें होंगी, माइंस होंगी, तो हमें उनको भी सेपरेट करना है, तो ये रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगा, ये भी प्रॉब्लम है। ये क्रिएट क्या करता है? डिस्प्यूट करता है। ओके, देन बाउंड्री डिस्प्यूट आता है, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में एक बाउंड्री डिस्प्यूट आज भी है, बेलगाम रीजन को वो महाराष्ट्र कहता है कि दिस इज आवर रीजन, कर्नाटका कहता है कि दिस इज आवर रीजन। एंड देन पेंडोरा बॉक्स, ये पेंडोरा बॉक्स है कि एक बार एक स्टेट अलग किया तो ये डिमांड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और सेपरेटिस्ट टेंडेंसी विल बी इंक्रीज इन द कंट्री। ओके, अब हम वे फॉरवर्ड देखेंगे। वे फॉरवर्ड में सबसे पहले क्या करना होगा हमें? अगर ये वाले रीज़न है ना जिनकी वजह से हो रहा है, और ये कुछ रीज़न है जिनकी वजह से हो रहा है, तो हमें इनको टैकल करना पड़ेगा। ओके, तो हम इनको टैकल करेंगे कैसे? पहली बात हम करेंगे इक्विटेबल डेवलपमेंट करो ऑल रीजन का। ओके, सबको बराबर दो भाई, जितना भी यू आर गेटिंग यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमंग द स्टेट इक्विटेबल। ओके, दूसरा इकोनॉमिक विएबिलिटी के आधार पर वो स्टेट को बाइफर्केट कर दिया जाए। इट मीन्स कि लॉ कमीशन ने बोला था कि उस स्टेट को सेपरेट, अगर कोई स्टेट सेपरेट होना चाहता है तो उसके पास पहले दिन से अपनी 60% जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है ना उसका 60% एक्सपेंड करने के लिए फंड होना ज़रूरी है। ओके, देन एक क्लियर गाइडलाइन होनी चाहिए कि कैसे स्टेट को सेपरेट करना है या क्यों करना है। ऐसे नहीं कि पॉलिटिकल मोटिव के लिए कि यू वोट मी आई विल डू दिस, ये नहीं होना चाहिए। ओके, वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए इस इश्यू पे। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे? मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था कि न्यू स्टेट वॉज ओल्ड स्टेट, उसी की एक लाइन है, यू हैव टू गो टुडे एंड सी दिस क्वेश्चन एंड पुट दिस इन योर कंक्लूजन। अब आओ प्री में। प्री में क्या पढ़ना है हमें? कुछ नहीं पढ़ना, हम सब पढ़ चुके हैं। न्यूज़ में ये इसलिए था कि एक भील प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं ये, किस किस को मिलके? राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र, इसके कुछ एरिया को मिलके ये कह रहे हैं कि हम न्यू स्टेट बनाएंगे भील प्रदेश। आर्टिकल 3 डील करता है एग्जिस्टिंग स्टेट से न्यू स्टेट बनाने की। आर्टिकल 2 डील करता है न्यू स्टेट से न्यू स्टेट बनाने की। आर्टिकल 4 डील करता है कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होगा। हु हैज़ पावर? पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ओके, ये लाइन याद रखना। इंट्रोड्यूस आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ओके, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली बाय द प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दिस कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स डायरेक्ट एज अ स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट इसको स्टेट लेजिस्लेचर को भेज सकता है बट विद इन अ टाइम लिमिट। ऐसे नहीं कि स्टेट लेजिस्लेचर को भेजा उसने अपने पास ही रख लिया। अब कुछ जुडिशियल केस हैं इससे रिलेटेड नहीं है, वो रिलेटेड इसलिए हैं कि एक इशू है कि ये हम इंडिया है और भगवान ना करे ऐसा हो कि हमें ये टेरिटरी चाइना को देनी पड़ जाए, तो मैं बोलूँ कि मैं अंडर आर्टिकल 2 के तहत इसको चाइना को दे रहा हूँ, तो ये नहीं हो सकता। बेरोबार यूनियन केस अंडर द आर्टिकल बेरोबार यूनियन केस इन द 1960, इसने कहा कि अगर तुम्हें कंट्री का सेसेशन करना है ना तो यू हैव टू डन
दिस विद द आर्टिकल 368। इट मीन्स ये तभी हो सकता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें। ओके, सेसेशन ऑफ द टेरिटरी, ये अंडर द आर्टिकल 2 and 3 नहीं हो सकता है। तो बिरोबार यूनियन केस इसने कहा कि कैन बी थ्रू 1968। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960 में हुआ था, जिसमें हमने पाकिस्तान को कुछ अपनी टेरिटरी दी थी। ओके, कमेटी हमने देख ली, एस के दर, JVP, फजल अली के बाद इसने कहा था कि यहाँ लिंग्विस्ट बेसिस पे कर सकते हैं, बट ओनली लिंग्विस्ट बेसिस नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद हम एक एक्ट लेके आए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। ओके, इससे हमने 14 स्टेट और 6 यूटीज बनाई थी। मे बी आस्क और मे बी नॉट, बट फॉर अ सेफर साइड रीड दिस। अब यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। क्या था आर्टिकल हमने पढ़ा, पार्ट 1 आर्टिकल 1 2 3 4 पढ़ लिया इतना। फिर हमने पढ़ा कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, किसी भी हाउस में पास हो सकता है, किसी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, बट प्रायर प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन प्रेसिडेंशियल लेजिस्लेशन को पास करता है। इतना हम समझ चुके हैं। क्यों होगी, डाइवर्स कंट्री है इसलिए डिमांड हो रही है। और इशू क्या आएंगे, इकोनॉमिक स्ट्रेन आएगा, बाउंड्री डिस्प्यूट होगी, रिसोर्स एलोकेशन का केस होगा। कंक्लूजन में हम लाइन लिख देंगे, डन, वी विल डन विद दिस आर्टिकल इन कॉम्प्रिहेंसिव वे। अब आओ तीसरे आर्टिकल पे। तीसरा आर्टिकल डील करता है इंटरनल इमरजेंसी के बारे में। ओके, आई वॉन्ट योर फोकस हियर इन दिस ब्लैक स्क्रीन। देखो, हमारी कंट्री में ना कॉन्स्टिट्यूशन में एक 7 शेड्यूल है। 7 शेड्यूल में 3 लिस्टें हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने की पावर सेंटर के पास है, स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास है, बट इन सम कंडीशन सेंटर ऑल्सो कैन मेक लॉ इन दिस स्टेट लिस्ट। और कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों के पास है, पर प्रिवेल किसका करेगा, सेंटर करेगा, और कुछ रेजुडरी पावर है वो सेंटर के पास है। ये है मतलब जब नॉर्मल हो कंट्री तो ऐसे कंट्री चलती है, और पीपल क्या करते हैं, अपने फंडामेंटल राइट इंजॉय करते हैं नॉर्मल कंट्री में। ओके, अब देखो, जैसे इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हो गया, मेनली नेशनल इमरजेंसी। अब देखो होगा क्या, जो 7 शेड्यूल है ना, इसकी सारी पावर सेंटर अज्यूम कर लेगा। तो किसको खतरा बढ़ रहा है, फेडरलिज्म आर कॉम्प्रोमाइजिंग। क्या हो रही है, यूनिटरी पावर ऑन द सेंटर है। क्या लीड करेगा, अथॉरिटेरियनिज्म एंड डिक्टेटरशिप इन द गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। क्या खतरा किसको है, डेंजर फॉर द डेमोक्रेसी। पढ़ ले इतना। ओके, आम आदमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी लिबर्टी जाएगी, फ्रीडम जाएगी, फंडामेंटल राइट जब रहेगी नहीं तो फंडामेंटल राइट आर गोस, ये पड़ेगा। दिस इज फॉर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इमरजेंसी। आप समझे आप, दिस इज इमरजेंसी। अब देखो, इमरजेंसी के 3 टाइप है। द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी, सेकंड प्रेसिडेंशियल रूल, थर्ड इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये किसी भी कंट्री की, पूरी कंट्री या किसी भी टेरिटरी पे लग सकता है, ये स्टेट पे लगता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक लगी नहीं। नेशनल इमरजेंसी को अंडर द आर्टिकल 352 डील किया जाता है, स्टेट इमरजेंसी को आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। इतना आप समझ चुके हैं। अगर आप ये समझ चुके हैं तो टाइम टू कम इन द ओरिजिनल पेज। सो सी, वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट आई हैव टू ड्रिंक सम वाटर। इंट्रो में क्या लिखेंगे हम, इफ़ दिस क्वेश्चन कम्स इन द मेंस, सो वी हैव टू राइट इंट्रो में कि ये इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 से 360 है, अंडर द पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, या डेफिनेशन लिख देना कुछ अच्छी सी लाइन, दैट इन द ड्यूरिंग द इमरजेंसी डेमोक्रेटिक राइट ऑफ पीपल सस्पेंडेड एंड फेडरलिज्म कॉम्प्रोमाइज्ड। ये लिख देना, अच्छी लाइन है। अब प्रोसीजर क्या है प्रोक्लेमेशन का, ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू प्रोक्लेम अ इमरजेंसी। ओके, सो तो नेशनल इमरजेंसी जो कि अंडर आर्टिकल 352 है, इसे कौन प्रोक्लेम करेगा, प्रेसिडेंट, ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। किसकी रिटर्न रिकमेंडेशन पे, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहले ये नहीं था,
ये ऐड किया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आफ्टर द इंटरनल इमरजेंसी इम्पोज्ड बाय द इंदिरा गांधी। पार्लियामेंट को इसे अप्रूव करना पड़ेगा विद इन अ मंथ, ओके, विद द स्पेशल मेजोरिटी आफ्टर द प्रोक्लेमेशन, ओके। और अगर कोई भी हाउस, सोचो कि इमरजेंसी लग गई और हाउस है ही नहीं, कोई भी हाउस कंटिन्यूसन में है ही नहीं, तो उस टाइम पे 6 महीने तक तो चलेगी। फिर जो भी हाउस पहली बार बैठेगा उसे 1 महीने पहले वो करना पड़ेगा, 1 महीने में अप्रूव देना पड़ेगा। फिर ड्यूरेशन क्या होगी, अगर एक बार अप्रूव हो गया 6 महीने में इसे अप्रूव करना पड़ेगा, और 6 महीने में अप्रूव करके हम इसे इंडेफिनिट पीरियड तक अप्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर आज मैंने अप्रूव करी तो 6 महीने बाद फिर से अप्रूव करनी पड़ेगी विद द स्पेशल मेजोरिटी। ऐसे ऐसे करके मैं इसे इंडेफिनिट पीरियड तक चला सकता हूँ, ओके। ग्राउंड, कौन से ग्राउंड पे इसे इम्पोज कर सकता हूँ, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। 3 ग्राउंड याद रखना, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। आर्म्ड रेबेलियन के जगहों पे पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिससे कि हमने 44th CAA के थ्रू डिलीट किया या चेंज किया, ओके। अब नेशनल इमरजेंसी कंट्री में 3 बार लगी है। 1962, 71 में ग्राउंड ऑफ वॉर था, इट मीन्स एक्सटर्नल एग्रेशन या ग्राउंड ऑफ वॉर, और 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये आर्म्ड रेबेलियन वाली। बट 44 ये देख लिया हमने। अब इसको रिवोकेशन कैसे कर सकते हैं, प्रेसिडेंट एनी टाइम कर सकता है, या लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे बिल तो हो जाती है। अब देखो प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, ये तो लगता रहता है स्टेट में। इसके 2 ग्राउंड हैं, या तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी हो जाए, या स्टेट नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमेंबर दिस। इसे कौन इम्पोज करता है, प्रेसिडेंट। या तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट आ जाए, या गवर्नमेंट की रिपोर्ट भी नहीं आए तो वो अपने असेसमेंट से इम्पोज कर देता है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए इसे विद इन 2 मंथ। इसे एक्सटेंड किया जाता है 3 ईयर्स के लिए, 6 महीने में। देखो ना कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हाउ क्लेवर देवर, कि उन्होंने क्या किया कि इसको 3 ईयर तक ही वो क्या एक्सटेंड किया। अगर वो इसे इंडेफिनिट कर लेते ना तो सारी स्टेट यूटीज़ बन जाती, और सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप में आ जाती। दे आर जीनियस पर्सन दे वो। देन फिनेंशियल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 360, इसे कौन इम्पोज करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए इसे भी विद इन 2 मंथ। और इसमें क्या, ये एक बार लगा दी ना तो इसके लिए फिर जब तक इसे रिवोक नहीं किया तब तक ये चलेगी, इसमें कोई 6 महीने वाला वो नहीं है। अब ये मेन जो आर्टिकल था ना वो बारे में था इंटरनल इमरजेंसी इम्पोज्ड बाय द इंदिरा गांधी, तो हम उसे देखेंगे राइट नाउ। तो जो 1975 में इंटरनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी, दैट वाज, रीज़न क्या थे उसमें, सम इकोनॉमिक रीज़न वर देयर, सम पॉलिटिकल रीज़न वर देयर। इकोनॉमी में क्या था, हाइपर इन्फ्लेशन था। जो इन्फ्लेशन था ना वो 30% इंक्रीज हो गया था। राइट नाउ RBI हैज़ अ लिमिट दैट 2 ± 4 टू इन्फ्लेशन। और एम्प्लॉयमेंट जो था वो भी बहुत ज़्यादा हो गया था, एम्प्लॉयमेंट था ही नहीं कंट्री में, मेजरली पीपल आर अनएम्प्लॉयड। पॉलिटिकल रीज़न क्या है कि एक तो इलेक्शन डिस्प्यूट हुआ था, इंदिरा गांधी के इलेक्शन को 1971 वाले को देवर डिक्लेयर दिस इज़ अ वैलिड, वो इनवैलिड। देन गुजरात एंड बिहार में सब मूवमेंट हो रहे थे, स्टूडेंट मूवमेंट। इंदिरा गांधी थॉट देवर द डेंजर फॉर द नेशनल यूनिटी। और कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी भी उसी टाइम पे चल रहा था। उसी टाइम पे तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आ रहा था, केसेस चल रहे थे, अमेंडमेंट चल रहे थे जो आप पढ़ते हो पॉलिटी में। देन इसके इम्पैक्ट क्या हुए, क्या होंगे इम्पैक्ट, पढ़ तो लिया हमने। लिबर्टी कम हो जाएगी, इन्होंने प्रेस काउंसिल को अबॉलिश कर दिया, इसमें से मीडिया की इंडिपेंडेंट गई। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इन्होंने क्या किया, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी कम कर दी, खुद को अथॉरिटेरियनिज्म में ला गए। लोकसभा का टर्म 5 ईयर से 6 ईयर बढ़ा दिया, मतलब खुद की पावर खुद ही एक्सटेंड कर रहे हैं। सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ, फोर्स्ड स्टरलाइजेशन हुआ, पीपल का जो उन्हें फोर्स किया गया स्टरलाइज करने के लिए। कस्टोडियल डेथ ज़्यादा हुई। रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो बैन किए गए, जैसे एग्जाम्पल फॉर RSS। इस सब को लेके क्या हुआ कि जो जनता है ना उसका ट्रस्ट इरोड हो गया फ्रॉम द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और फ्रॉम द कांग्रेस, और इसके बाद ही कांग्रेस का अंत शुरू हो गया था। जुडिशरी पावर को उन्होंने अंडरमाइन कर दिया, इन्होंने जुडिशल पावर को ही ख़त्म कर दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा वो अंडर द जुडिशल रिव्यू है ही नहीं। फिर जब न्यू गवर्नमेंट आई वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आई टू, जो इसमें चेंज हुए थे ना 42nd में, इसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक तो रिटर्न अप्रूवल लाया
कि इमरजेंसी ऐसे नहीं कि आज मैंने बोला प्रेसिडेंट को कि भाई इमरजेंसी लगा दो, उन्होंने लगा दो। उन्होंने कहा कि देयर शुड बी रिटर्न विद द रिटर्न ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड एक इन्होंने कहा कि आर्टिकल 20 और 21 हमेशा ही रहेंगे, वट एवर द इमरजेंसी देयर विल बी। कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे कि नीड टू स्ट्रेंथन चेक एंड बैलेंस विद इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, ये हम लिखेंगे कंक्लूजन में। अब प्रीलिम्स के कुछ इन्फॉर्मेशन, वैसे हमने पढ़ ही लिया इधर साइड, बट पढ़ लेते हैं फिर भी। जो एवरी रिजोल्यूशन होगा ना वो पास होगा पार्लियामेंट में, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से। ओके, टाइप्स हमने पढ़ लिए, 3 है, 1 2 3। आर्टिकल हमने देख लिए 352, 356, 365 डील करते हैं प्रेसिडेंट रूल, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देख लिया क्यों आया था, 358 एंड 359, जरा इसको देख लो। 358 जब भी इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है ना तो खुद ही ऑटोमेटिकली कम्स इन द, ओके। देन ये 358 ना प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 19 को, कि जब भी नेशनल इमरजेंसी होगी ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रेबेलियन तो आर्टिकल 19 विल नॉट बी सस्पेंडेड। बट जब वॉर और एग्रेशन पे होगी, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे होगे ना, तो आर्टिकल 19 में जो भी 6 फंडामेंटल राइट हैं आपके, दीज आर सस्पेंडेड। आर्टिकल 358 डील्स विद द आर्टिकल 19, कहता है ऑटोमेटिकली इन द पावर आ जाता है, कहता है कि आर्टिकल 19 चला जाएगा whenever the national emergency proclaimed on the basis of war and external aggression, but not be suspended when the emergency proclaimed on the basis of, on the ground of armed rebellion. Okay. Then article 359, article 359 प्रेसिडेंट लाता है, इसे अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट का। ये आर्टिकल 359 सस्पेंड करता है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट का, ओके। बट प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 20 एंड 21, ये इनका इन्फोर्समेंट में नहीं हो सकता है, दे विल बी नॉट सस्पेंडेड, ओके। 358 डील विद आर्टिकल 19, 359 डील विद ऑल फंडामेंटल राइट, ओके। अब क्विक रिवीजन में वही जो हमने पढ़ा, पार्ट 18, 352, 356, 365, 360 डन, ओके। देन अंडरमाइन करेगा डेमोक्रेसी को और लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को अंडरमाइन करेगा, अथॉरिटेरियनिज्म लाएगा, डिक्टेटरशिप लाएगा। देन 42nd अमेंडमेंट हमने पढ़ा, इसमें कि चेंज किया था। 44th हमने पढ़ा, कुछ चेंजेस इसमें करे। उसके बाद फिर हमने पढ़ा इतना ही वी हैव डन विद दिस। देन द नेक्स्ट आर्टिकल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ओके। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इट मीन्स फर्स्ट कम हियर इन द ब्लैक बोर्ड, ओके। Wait for a second, just for a second. See what proportional representation means. What is PR? Okay, so PR is nothing but electoral system. Electoral system means it is a voting system. Voting system. Which type of voting system? In PR, every party gets a seat according to their votage percentage. कि जिस भी पार्टी को जितना परसेंट वोट मिला होगा उतना जाएगा किसको, उस पार्टी को उतनी सीट मिलेगी, ना कि मेजॉरिटी से। समझे इतना? हाउ फर्स्ट सी, जो हमारी इंडिया है ना कंट्री, यहाँ है फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शन, सी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये कहाँ है? हमारी कंट्री में है। इसमें होता क्या है कि हम जो है ना, ये हमारी कंट्री है इंडिया, हम इनको कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करते हैं, ये एज पर द पॉपुलेशन, ओके। उनको सीट डिवाइड की जाती है। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है इतनी छोटी सी, होल कंट्री के कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये है, यहाँ A B C D ये कैंडिडेट आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। माना A को मिली 10% वोट, B को मिली 20%, C को मिली 30% और D को मिली 40%, ओके। दिस इज़ डन। तो इसमें क्या हुआ कि 100% वोट हो गई। जीता कौन? हु इज़ विनर? विनर इज़ डी। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट किसको मिलेगी? डी को। पर सी हियर, जो 10%, 20%, 30%
collectively 60%. People are against this 40%. D. इट मीन्स majority को सीट मिल ही नहीं रही है, सीट उससे मिल रही है हु इज़ द बेटर देन जस्ट द अदर. ओके, यहाँ 50% +1 का कोई सीन है नहीं. ओके, अगर PR रहता, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहता, तो A को 10% सीट मिलती, B को 20%, C को 30%, D को 40%. पर यहाँ क्या हो रहा है, पूरी 100% सीट किसको मिल जा रही है, D को मिल जा रही है, जबकि D के पास ओनली 40% वोट है, बिकॉज वो विनर है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का. इतना आप समझे. ओके, अगर ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये चीज़ें हैं, ये ऐसे होगा, सीट के हिसाब से मिलेगी, तो इसका मतलब एक पार्टी को मेजोरिटी मिलना विल बी टफ. या ओके, टफ. तो होगा क्या कि अगर ऐसा सिस्टम है तो मेजोरिटी मिलना जब टफ है तो कौन सी गवर्नमेंट आएगी. वी हैव रेड दैट कोलिशन गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड. कोलिशन गवर्नमेंट किसके लिए प्रोन है, किसके लिए प्रोन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल वैक्यूम के लिए. तो दिस विल बी चैलेंज्ड. ओके, नाउ कम टू ओरिजिनल पेपर. दिस इज ओरिजिनल पेपर. सी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वी हैव रेड. मेंस में हमें इंट्रो में क्या लिखना होगा, हम डेफिनेशन लिखेंगे या वाई कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे कि वाई दिस इज न्यूज़. दिस इज इन न्यूज़ बिकॉज एक्सपर्ट है प्रपोज दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस PR सिस्टम इन आवर वोटिंग सिस्टम. सो डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज़ एन इलेक्टोरल सिस्टम. सीट गेट ऑन द परसेंटेज ऑफ देयर वोट. एवरी पार्टी गेट सीट्स ऑन द परसेंटेज ऑफ देयर वोट. ये हमको इंट्रो में लिख के आना है. देन आओ बॉडी पे, वाई द रीज़न वाई इंडिया नॉट एडोप्टेड PR सिस्टम. सी, फर्स्ट रीज़न डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. वी पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एंड स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, दिस सिस्टम. सो imagine in the 1947 during the era of independence when the illiteracy was on its peak, how the common people of the country understand this difficult system. So पहली चीज़ ये थी. सेकेंड, अनसुटेबिलिटी टू पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, क्योंकि मेजोरिटी मिलनी टफ है. तो कौन सा गवर्नमेंट है ये, कोलिशन गवर्नमेंट, जो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए प्रोन है. सेकेंड चैलेंज. थर्ड, हाईली एक्सपेंसिव. ओके. फोर्थ, एलिमिनेट इंटीमेट कॉन्टैक्ट. ये इसलिए होगा क्योंकि इन द PR सिस्टम वी वोट फॉर द पार्टी नॉट फॉर द कैंडिडेट. सो द रिलेशन बिटवीन कैंडिडेट एंड द वोटर विल बी डिमिनिश. ओके, हम डायरेक्टली पार्टी को वोट करेंगे तो ये वाला सिस्टम कम हो जाएगा. फोर्थ, पार्टी सिस्टम विल बी इंक्रीज्ड, क्योंकि पार्टी को ही वोट कर रहे हैं. ओके, वे फॉरवर्ड में क्या लिखेंगे, 170th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन हैव सजेस्टेड दैट इंडिया शुड इम्प्लीमेंट दैट 25% सीट जो हमारी होगी उससे हमें PR सिस्टम से फुलफ़िल करना चाहिए, और जो 75% सीटें उसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से फुलफ़िल करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड. यहाँ लिखा है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ओके, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे हम. ओके, डन. अंडरस्टैंड दिस. See, अब now we have to see the difference between both. अब जो PR में है ना, वहाँ जो होल कंट्री है ना हमारी, ये पूरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है, और हमें इसमें पार्टी को वोट करना है. जिस पार्टी को जितना परसेंटेज सीट मिलेगा, वो जितना परसेंटेज वोट मिलेगा, उससे उतने परसेंटेज सीट मिलेगी इन द पार्लियामेंट और इन द हाउस. अब नहीं देखो, फर्स्ट पास्ट में क्या होता है कि यहाँ छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है. जिस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट लड़के आएगा, एक कैंडिडेट जीत के आएगा. कैंडिडेट बहुत सारे लड़ सकते हैं. यहाँ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे कैंडिडेट जीत सकते हैं. रिप्रेजेंटेशन मैनी. ओके, यहाँ एक जीत के आएगा. वोटिंग प्रोसेस क्या होगी, यहाँ हम वोट करते हैं पार्टी को PR में, यहाँ हम वोट करते हैं कैंडिडेट को. सीट डिस्ट्रीब्यूशन, कि जितनी परसेंटेज वोट मिलेगी उतनी सीट मिलेगी PR में. यहाँ जो विन करेगा बशर्ते उसके पास 50% से कम सीट हो, 50% से कम वोट हो, तो वो क्या करेगा, सीट जीत जाएगा. एग्जाम्पल देख लो, इजराइल एंड नीदरलैंड में PR सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. और इंडिया हो गया आपका, US, UK, कनाडा, दे फॉलो द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. कंसर्न क्या है, सिंपल सी बात है, PR है, सबको रिप्रेजेंटेशन मिल रही है,
सही बात है। ओके, तो बस कॉन्सिक्वेंस क्या है कि इट विल बी प्रोन टू कोलिशन गवर्नमेंट एंड क्रिएट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन वैक्यूम। और यहाँ क्या है कि माइनॉरिटी की वोट तो गिनी नहीं जा रही भाई, 40% वाला पूरी 100% सीट ले जा रहा है। दिस इज द कंसर्न इन द फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम बट इज स्टेबल गवर्नमेंट। ओके, अब टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? सबसे पहला है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये हमारी कंट्री में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यूज किया जाता है। यहाँ हम जो कैंडिडेट हैं उन्हें प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टेबल करते हैं और वो उस हिसाब से इलेक्शन होता है। लिस्ट सिस्टम से हम पार्टी को वोट देते हैं, यहाँ हम कैंडिडेट को दे रहे हैं, यहाँ हम पार्टी को दे रहे हैं। लिस्ट सिस्टम में मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होता क्या है कि सम सीट reserved for PR and some seat reserved for FP TP, first past the post system. Okay, we have done this article. Now come second article, Mission Karmayogi. What it is? Mission Karmayogi is a capacity building program for the civil servants. Okay, this you have to write in the intro. इसका बेसिस क्या है कि रूल टू रोल बेस करना है, कि जो रूल बेस हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसे रोल बेस करना है। सेकंड, कॉम्पिटेंसी टू कैपेसिटी। ये अच्छे कीवर्ड हैं, रिमेंबर दिस, मेमोराइज दिस, एंड व्हेन एवर द क्वेश्चन regarding this mission Karmayogi on capacity building of civil servant, you have to write these keyword in the mains. So competency to capacity होगा। थर्ड, 70-20-10 mandate. It means मैगजीन में लिखा है कि 70% learning comes from the job, 20% experience, 10% training. This we have to memorize or not, it's on your own choice. Establish unbiased system of evaluation. बेसिस ये करना था तो हम ये लेके आए। ये सारे रीज़न हैं जिससे हमें क्या क्या लाए, हम एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन लाए। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका? प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, नई नई चीज़ें सीखेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग होगी तो प्रोफेशनल ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी। यूनिफॉर्म ट्रेनिंग अप्रोच होगी, यूनिफॉर्म ट्रेनिंग अप्रोच होगी क्योंकि एक ही है वो, मिशन कम होगी। रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट होगी, सबको एक साथ ट्रेनिंग करनी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, जो ब्यूरोक्रेसी रूल बेस है उसे हमने रोल बेस लाना है। सिटीजन सेंट्रिक होगी, ब्यूरोक्रेसी में जो अपैथी है या जो रेड टेपिज्म है उसे हम ट्रेनिंग के थ्रू दूर करेंगे, तो सिटीजन सेंट्रिक होगी ब्यूरोक्रेसी। नाउ कंसर्न क्या है? स्केलेबिलिटी। 1.5 करोड़ सिविल सर्वेंट है नाउ डेज, तो इनको एक ही स्केल पे ट्रेनिंग करना विल बी टफ। सेकेंड, ओवर सेंट्रलाइजेशन। ट्रेनिंग कौन करवा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। Okay, so this will be the issue that over centralization is there. Resistance from bureaucrats. Bureaucracy alleged that they want and they maintain status quo, तो इनको rigid है ये चेंज के लिए, तो ये रेजिस्टेंस करेंगे चेंज होने के लिए। दिस इज अ चैलेंज और कंसर्न। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम? या दिस इज अ वेलकमिंग स्टेप फ्रॉम द आवर गवर्नमेंट टू मेक आवर ब्यूरोक्रेसी more strong. Okay, this will be right in the conclusion. Now comes some information pre के लिए इसमें है कि ये साले सिविल सर्वेंट को कवर करता है, इवन कॉन्ट्रेक्चुअल टू, जो कॉन्ट्रेक्चुअल सिविल सर्वेंट होगा ना उसे भी ये कवर करता है। अब NPCB, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, यही क्या है? मिशन कर्मयोगी है। अब एक पोर्टल है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट को गाइड करेगा। क्या है वो? आई गॉट इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। ये क्या है? एक पोर्टल है फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गाइड। अब कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम पे आ जाओ। ये अंडर है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ एक्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल, इसका मतलब इसके पास एक्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है। ये प्रिपेयर करता है एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान। डन। ओके, हाँ इतना सफिशिएंट है, बिकॉज इसके अलावा है ही क्या मैगजीन में? कुछ भी नहीं है। अब देखो आगे, थर्ड आर्टिकल है ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन। थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी है ये क्या है? ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट जो टू टर्म है यहाँ, वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज व्हेन एवर यू विल राइट दिस विथ अंडरस्टैंडिंग कि जो डिस इन्फॉर्मेशन है ना, डिस इन्फॉर्मेशन भी मिस इन्फॉर्मेशन है, बट वो उसके पीछे इंटेंशन है हार्म करने का। बस जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना, ये भी मिस इन्फॉर्मेशन है बट नॉट इंटेंशन टू डू हार्म। ये विदाउट हार्म है, विदाउट इंटेंशन ऑफ हार्म। ये विद द इंटेंशन ऑफ हार्म है डिस इन्फॉर्मेशन। ओके, इंट्रो में डेटा कोड करना है। जब भी मेंस लिखोगे तब डेटा निकाल लेना कहीं से और कोड कर लेना। अब देखो, अब मिस इन्फॉर्मेशन है तो मिस इन्फॉर्मेशन कैसे इतनी स्प्रेड हो जाती है?
हाउ एंड वाई। हियर द फैक्टर ड्राइविंग स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ये है। पहला है कि जो क्लियर एंड सिंपल मैसेज होगा ना, वो हमें लगता है कि सच है तो हम उसे फॉरवर्ड कर लेते हैं फर्स्ट। सेकंड है ट्रस्टेड सोर्स, कि एक्सपर्ट का सुझाया, या ट्रस्टेड सोर्स कि उसने ये कहा, नीचे ये लिख दिया, किसी के साइन हो गए तो हमें लगता है सच है, हम फॉरवर्ड करते हैं। कन्फर्मेशन बायस, कि जो मैं सोचता हूँ वही मेरे को दिख गया तो मैं सोचूंगा हाँ सही बात है, आई ऑल्सो थिंक दिस, तो मैं उससे फॉरवर्ड कर दूंगा। इन्फॉर्मेशन वैक्यूम, भाई पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो जो भी आया उसे फॉरवर्ड कर दिया। इमोशनल रेजोनेंस, इमोशनल रेजोनेंस मतलब कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे मेरे को इमोशनल कर दिया तो आई विल फॉरवर्ड दिस इन्फॉर्मेशन। तो दीज आर द फैक्टर हु ड्राइव्स दैट स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। ओके, अब मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो गई तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। इम्पैक्ट ये कि इन्फॉर्मेशन बबल क्रिएट करेगा, फेक पे फेक, पता ही नहीं चलेगा व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। ओके, देन थ्रेट टू डेमोक्रेसी है, किसी भी टर्म में हो सकता है, इलेक्शन को लेके हो सकता है, किसी पॉलिसी को लेके हो सकता है, किसी बिल को लेके हो सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन कुछ भी करवा सकती है। एस को अचीव करने में डिले कर सकता है। फॉर एग्जांपल मिस इन्फॉर्मेशन के लिए एग्जांपल ले लो कि ड्यूरिंग द कोविड जब वैक्सीन लॉन्च हुई थी तो एक मिस इन्फॉर्मेशन फैली थी कि पीपल हु आर गेटिंग वैक्सीन आर रिड्यूसिंग देयर रिप्रोडक्टिविटी। तो उसके ये इतनी मिस इन्फॉर्मेशन थी कि लोग गए ही नहीं, लोग वहाँ गए ही नहीं, कि दिस इज़ अ फोर्स स्टेलाइजेशन, पीपल सेड दिस, तो लोग वैक्सीन लगाने गए ही नहीं। देन जो एम्स के चेयरमैन है वो खुद आके उन्होंने बोला कि वैक्सीन इज़ अ सेफ, तो फिर वैक्सीन ली लोगों ने, वहाँ पे भी ट्रस्टेड सोर्स वाला आ गया। अब चैलेंज ले लो, चैलेंज क्या है, वाई वी आर नॉट एबल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। द फर्स्ट कि एक तो रैपिड डिजिटल प्लेटफॉर्म हो रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का इतना इवोल्यूशन इतना फास्ट हो रहा है कि हमारे रेगुलेशन उतने अच्छे बन नहीं पा रहे, इतना इवॉल्विंग पेस है ये। सेकेंड, रिमोटनेस ऑफ रीडर, रीडर कहीं बैठ के गाँव में बैठ के पढ़ रहा है, उसे लग रहा सही है, उसे इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। थर्ड, डेटा इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी की, जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज किया वो डेटा इनक्रिप्टेड में, हम बीच में मैं देखना भी चाहूँ कि व्हाट इज़ दिस फेक और रियल, तो दिस इज़ टफ। मीडिया इलिटरेसी मीन्स कि मीडिया ही फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रही है विदाउट द चेकिंग व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। दीज आर द चैलेंजेस। अब वे फॉरवर्ड में लिखना है, वे फॉरवर्ड में हमें लिखना है यूएन का एक ग्लोबल प्रिंसिपल है फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी। क्या बोला इसने, 5 प्रिंसिपल दिए। तो पहला प्रिंसिपल है सोसाइटल ट्रस्ट एंड रेजिलियंस बिल्ड करना है। ओके, सेकंड, हेल्दी इनिशिएटिव लाने हैं कि जो कंपनीज हैं वो हमारा डेटा चोरी ना करे फॉर द पर्सनल गेन। थर्ड, पब्लिक एम्पावरमेंट करना है, उन्हें अवेयर बनाना है, इंटेलिजेंट करना है। ओके, इंडिपेंडेंट मीडिया को इंडिपेंडेंट करना है कि ताकि वो बायस ना हो और मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाए। ट्रांसपेरेंसी एंड रिसर्च करनी है ताकि हम उसे अच्छे से रेगुलेट कर पाएँ। ये एक ट्रस्टेड हो जाता है, क्रेडिबिलिटी मिल जाती है व्हेन वी राइट आंसर कि भाई यूएन्स ग्लोबल प्रिंसिपल और इन्फॉर्मेशन इंटीग्रिटी हैव गिवन 5 प्रिंसिपल, द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, राइट, और काम खत्म। अब इसमें की लाइन थी मैगजीन में, दैट इज़ नो वन शुड बी एट द मर्सी ऑफ एल्गोरिथम दे डोंट कंट्रोल विच वॉज नॉट डिज़ाइन टू सेफ गार्ड फॉर देयर इंटरेस्ट। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकता हूँ जब भी वो डेटा थेफ्ट पे आए, मिस इन्फॉर्मेशन पे आए, या साइबर क्राइम पे आए, ऐसा कुछ भी आए तो आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हो। अब जो बड़े आर्टिकल थे ना वो हमने मैगजीन से कवर कर दिए पॉलिटी सेक्शन के। कुछ छोटा है, हाँ ये छूट रखा है यहाँ, वेट फॉर सेकेंड, दैट कि जो ग्लोबल प्रिंसिपल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटीग्रिटी है ना, किसका है, यूएन का है। सोशल मीडिया फॉर पीस किसका है, यूनेस्को का है। इंफॉर्मेशन एंड टेक एक्ट 2008 का है जिसने कि ये मिस इन्फॉर्मेशन को पिनलाइज किया था। अब वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ओके, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की है ये। 24 हाई लेवल इवेंट 2014 इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके, अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं हम। ये को ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की, ITU, यूनेस्को, UNDP, UNCTAD, को होस्टेड बाय ITU एंड स्विस कॉन्फेडरेशन। इसका एम क्या है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन से को कम करना है।
इंक्लूसिव अप्रोच टू नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल लेवल। गोल क्या है? पीपल सेंट्रिक, इंक्लूसिव एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड इंफॉर्मेटिव सोसाइटी बनानी है। ओके, ये आप यहाँ से पढ़ लेना बिकॉज दिस इज जस्ट अ फैक्ट व्हाट आई विल डू फॉर दिस। ओके, कम टू द monthly magazine, original monthly magazine, and wait, come here, these are the short news, these we will do directly from the magazine. See, न्यू क्रिमिनल लॉ, जो हमारे आईपीसी सीआरपीसी थे ना, वो हमने न्यू लाई है, फ्रॉम द जुलाई 1 से इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो जो हिट एंड रन का सेक्शन 1062 था ना, वो अभी होल्ड पे है कि वो इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है, विच सेक्शन 1062। ओके, अब जो सिग्निफिकेंस है ना ये न्यू क्रिमिनल लॉ का, एक तो इसमें हमने कम्युनिटी सर्विस को एज अ पनिशमेंट ज़्यादा वो किया है, हमने मॉडर्नाइज किया अपना जस्टिस सिस्टम जो बहुत पुराना हो गया था, और सीमलेस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब देखो, जो आईपीसी है ना, इंडियन पीनल कोड 1860, इसे हमने इसका नाम रखा भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें कम्युनिटी सर्विस थी हमने पेटी ऑफेंस के लिए, और सेक्सुअल एक्ट अगेंस्ट वुमेन अंडर द 18 आर क्लासिफाइड एज रेप रिगार्डलेस ऑफ कंसेंट। अगर कंसेंट है भी, एंड इफ यू हैव डन सेक्सुअल इंटरकोर्स अंडर द एज ऑफ 18 गर्ल्स, सो विल बी कंसिडर्ड एज अ रेप। ओके, देन टेररिस्ट एक्ट डिफाइंड एज अ सेपरेट ऑफेंस, किसमें? भारतीय न्याय संहिता 2023। अब जो सीआरपीसी थी ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का, इसे हमने कहा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ओके, इसमें क्या कहा कि अगर कोई अक्यूज्ड है, वो अंडर ट्रायल में है, मतलब उस अंडर ट्रायल में है, और जितने भी उसकी सेंटेंस है, जो उसने कमिट किया है क्राइम, अभी तो कमिट किया है कि नहीं पता नहीं, पर जिसके लिए वो अंडर ट्रायल हो रहा है उस पर, वो अगर कितनी भी है, अगर उसने हाफ ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस अगर उसने निकाल दे तो उसे रिलीज कर दो भाई, क्योंकि वो अंडर ट्रायल में ही हाफ ऑफ द सेंटेंस कर चुका है। एक्सेप्शन क्या है इसमें? एक तो डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए उस क्राइम के लिए, ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए जिस भी क्राइम के लिए वो अंडर ट्रायल में है, और एक तो वो लोग जिन पे मल्टीपल पेंडिंग चार्जेस है। अब सिग्नेचर एंड फिंगर इम्प्रेशन के लिए भी इसमें कुछ चेंज हुआ कि मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कैन ऑर्डर एक्यूज पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर फिंगर इम्प्रेशन। ओके, अब नई एक था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसको चेंज किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ओके, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड विल बी एक्सेप्टेड फर्स्ट, एंड ओरल जो एविडेंस है ना, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक वंस को भी इंक्लूड करता है। इतना समझ चुके हो? ओके, दिस इज द शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। अब एक टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 आया, इसने रिप्लेस किया इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 एंड इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1993। अब इसके सेलिएंट फीचर क्या है? इसने डिफाइन की वेरियस टर्मिनोलॉजी, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, यूजर क्या है, इसको, और इसने एक राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क लाया जिससे कि जो कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और नॉन एक्सक्लूसिवली बायस पे होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी स्टैंडर्ड एंड कन्फर्मिटी असेसमेंट मीजर। ओके, इसके अलावा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट देखो, सिग्निफिकेंस वही है, सिक्योरिटी लाएगा, क्वालिटी एनहेंसमेंट करेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे नेशनल सिक्योरिटी बढ़ाएगा। देन पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 कम इनटू इफेक्ट। तो जो प्रोविज़न है ना पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के, इसने रिप्लेस क्या किया? इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। अब जो प्रोविज़न है ना पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के, ये तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस विल बी अपॉइंटेड हेड ऑफ इंडियन पोस्ट। फर्स्ट DGPGS जो है वो इसका हेड होगा। सेकंड, इसके पास रेगुलेशन बनाने की वो होगी, क्या पावर होगी, ऑन एंड मैटर, रेगुलेशन बनाने की मैटर होगी चार्जेस, सर्विसेज, सप्लाई एंड सेल ऑफ पोस्टल स्टैम्प। ओके, अब एग्जेम्पशन फॉर लाइबिलिटी, नो पेनल्टी प्रोविजन प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट, कोई भी पेनल्टी प्रोविजन प्रिस्क्राइब नहीं की गई एक्ट में। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्ट का क्या है? वही होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, ईज ऑफ लिविंग करेंगे, सिटीजन सेंट्रिक करेंगे, गवर्नमेंट बेनिफिट
वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि दिस मच योर माइंड कैन नॉट रिमेंबर. आपको इसको बस पढ़ना है, बट दिस इज़ नॉट दैट यू हैव टू रिमेंबर. यू हैव टू रिमेंबर द स्टैटिक पोर्शन ऑफ द सिलेबस एंड फॉर द कंटेम्प्रेरी इशू यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट. ओके, इतना आर्टिकल का डिटेल में जाके देखोगे तो फर्स्ट यू गो टू द PYQ एंड द सिलेबस, देन डिसाइड व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड. अब जो पोस्टल सिस्टम है ना इंडिया में, वो ब्रिटिश के टाइम पे क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपन किया था 1727 में. लॉर्ड डलहौजी जो है ना, वो इंडियन पोस्ट ऑफिस उन्होंने सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए. ओके. देन वुमेन MPs इन 18th लोकसभा, जो अभी की लोकसभा का इलेक्शन हुआ ना, जहाँ कोलिशन गवर्नमेंट है, यहाँ देखो, यहाँ 74 वुमेन 18th लोकसभा में हैं एज ए मेंबर, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 13.6% रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा. पिछली बार से ये थोड़ा घटा है, क्योंकि पिछली बार 78 वुमेन थी, जो कि 14.4% से 13.6% इस बार आया है. ओके. अब स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, ये कुछ याद नहीं रखना, याद रखो कि हाईएस्ट था 17th लोकसभा में 14.4%. ओके. और 5% था फर्स्ट लोकसभा में. जो राज्यसभा में है ना, वहाँ 14.5% वुमेन है, और ग्लोबल नेशनल पार्लियामेंट में 29.9% वुमेन है. इतना कुछ याद नहीं रखना, याद बस ये रखना है कि ये डिप हुआ है और 13% वुमेन नाउ दिया इन द पार्लियामेंट. ओके. अब सिग्निफिकेंस क्या होगा, वुमेन लेजिस्लेटर बनेगी तो बड़ा सा इंटरेस्ट ले, अपने इंटरेस्ट के लिए बढ़िया पॉलिसी बना पाएंगी. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा वुमेन का. लेस लाइकली है कि उनके क्रिमिनल और करप्ट चार्जेस हों, जैसे कि मेल पे ही रहते हैं. अब वो क्या है, चैलेंजेस क्या हैं कि सोसाइटल प्रेजुडिसेस हैं कि मेल डोमिनेट करता है, फीमेल आर वीक, स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस हैं, इंटरनलाइज पैट्रियार्की है वुमेन में. ओके. अब इम्पोर्टेंट है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 106 अमेंडमेंट एक्ट ये लाया है, जिसमें कहा कि जो 1/3 सीट है ना पार्लियामेंट में, 1/3 सीट लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद इंक्लूजन ऑफ दिल्ली, इसमें क्या होगा 1/3 सीट रिजर्व की जाएंगी किसके लिए, वुमेन के लिए. अब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी इसी लाइन पे है, जो पंचायत के लिए 1/3 सीट को रिजर्व करता है पंचायत के लिए. अब SDG 5.5 भी इसी बारे में बात करता है, वुमेन के बारे में, वो भी हमें अचीव करना है, ये इसका सिग्निफिकेंस है. अब सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, कि मैं खुद ही डिक्लेयर कर रहा हूँ कि माई कंटेंट इज़ नॉट हार्मफुल, ऐसा कुछ है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिक्लेयर सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर ऑल न्यू एडवर्टीजमेंट. जो भी नए एडवर्टीजमेंट होंगे ना, उनके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है. ओके. As per the Supreme Court directive, no advertisement will be permitted to run on television, print media or internet without a valid SCD. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी एडवर्टीजमेंट विदाउट द STC सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के अलाउड नहीं होगा टू रन इन द टेलीविज़न. और जो STG है ना, वो कौन साइन करेगा, एक ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एडवर्टाइज एजेंसी का. ओके. और कहाँ सबमिट करेगा, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल में, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पोर्टल में, और STC विल सर्टिफाइड द एडवर्टीजमेंट में कोई मिसलीडिंग क्लेम नहीं है और रिलीवेंट रेगुलेटरी गाइडलाइन का हमने कंप्लायंस किया हुआ है. ओके, दिस इज़ डन. अब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, ये स्टैचुटरी बॉडी है, क्वाज़ी जुडिशियल है. प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के अंदर बनी थी. स्टैचुटरी है, क्वाज़ी जुडिशियल है, और प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के अंदर बनी थी. इसका चेयरमैन कौन होगा, रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द कमिटी. ओके, दिस इज़ डन. क्या करेगा, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी लाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाएगा, ये पढ़ना थोड़ा नहीं होता भाई. दिस इज़ डन. सो विद दिस वी आर डन विद आवर पॉलिटी सेक्शन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द IR.